नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी जंतर मंतर पर बीजेपी के खिलाफ हो रहे बड़े आंदोलन की। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हुए नए खुलासे की। देखेंगे धार्मिक विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की क्या पहल। बंगाल में टीएमसी पर कैसे ममता का दावा हुआ मजबूत। जानेंगे फिल्म सतलज को लेकर क्यों घिरी बीजेपी सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन जमा करने का काम पूरा। जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी हुई गिरफ्तार। 30 जुलाई को होने हैं उपचुनाव। बिहार कोचिंग सेंटर पर फायरिंग का मामला। खान सर को पटना सिविल कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। दोनों बॉडीगार्ड्स को भी मिली राहत। हरियाणा के पार्श्वनाथ एक्सोटिका प्रोजेक्ट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। निदेशकों के खाते फ्रीज। राज्य की सैनी सरकार को भेजा नोटिस। जून में खाद्य महंगाई दर में हुई बढ़ोतरी 5.32% पर पहुंची। मई में थी 4.78%। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा महंगाई मैन मोदी का कहर जारी। और शेयर बाजार में तेजी। 47 अंकों की बढ़त के साथ 77,616 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 4 अंकों की बढ़त के साथ 24,211 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ चल रहा आंदोलन अब सरकार की चिंता बनता जा रहा है। विपक्ष की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो इस मामले को 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में उठाएगा। आंदोलन के समर्थन में उद्धव ठाकरे ने भी बड़ी अपील कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को हटाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आंदोलनकारी युवा पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर डटे हुए हैं। युवाओं के इस प्रदर्शन को 24 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 16वें दिन में प्रवेश कर गया है। लोग बारिश या धूप के बावजूद सरकार से अपनी नाराजगी जताने के लिए जंतर मंतर पर जुटते जा रहे हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी भी अपना समर्थन देने जंतर मंतर पहुंची, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक और दीपके से मुलाकात की। रोजाना यह आंदोलन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं रोककर उन्हें घर भेजने की कोशिश में है। इसलिए कभी तेज बारिश में तिरपाल नहीं लगाने दिया जाता, तो कभी उमस भरी गर्मी में अनशन पर बैठे लोगों को धूप से बचाने का इंतजाम नहीं किया जाता। और अब तिरपाल लगाने को लेकर अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस के आगे हाथ जोड़े हैं। दरअसल सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालत के बीच उन्हें धूप से बचाने के लिए जो तिरपाल लगाया गया था, उसे भी दिल्ली पुलिस हटा रही थी। इसी पर अभिजीत दीपके ने कहा, सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग। कहाँ है धूप, ये बता दो। कहाँ है धूप, मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर, आपको धूप आ रही है। इससे पहले अभिजीत दीपके ने सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए गुजारिश की। उन्होंने सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत को लेकर सरकार से अहंकार छोड़ने की अपील की। दीपके ने कहा, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, इसे अहंकार की लड़ाई ना बनाएं, क्योंकि यहाँ मानवीय जीवन दांव पर लगे हैं। गलती स्वीकार करना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये परिपक्वता, जवाबदेही और सुधार की इच्छा का प्रतीक है। हम केवल जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। और युवाओं की तरफ से साफ कर दिया गया कि उन्होंने 20 जुलाई के लिए पूरी रणनीति तैयार कर दी, जिससे ये साफ है कि अभिजीत दीपके पीछे हटने वाले नहीं है। और युवाओं की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि उन्होंने 20 जुलाई के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है, जिससे सरकार की घेराबंदी की जाएगी और अपनी आवाज और युवाओं के मुद्दे सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। और इसमें विपक्ष का समर्थन भी युवाओं को मिलता दिखाई दे रहा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने युवाओं का साथ देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से भी इस आंदोलन को अपना समर्थन देने की अपील की है। उद्धव ने कहा है, सभी राजनीतिक दलों को अपने दलगत हितों से अलग रहकर इस आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। 20 जुलाई को जब कॉकरोच जनता पार्टी नई दिल्ली में संसद तक मार्च निकालेगी, तो उसी दिन शिवसेना यूबीटी भी महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताएगी। ऐसे में सभी की नजरें राहुल गांधी पर हैं कि आखिर वो इस आंदोलन का समर्थन करते हैं या नहीं। वहीं उद्धव ने सोनम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, सोनम वांगचुक जी, देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है। ये सरकार असंवेदनशील है। आप जैसे लोग रहें या ना रहें, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश को आपकी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। अनशन छोड़ दीजिए। लेकिन सोनम वांगचुक और युवा ये साफ कर चुके हैं कि जब तक पेपर लीक और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय नहीं होती,
प्रभावित छात्रों को न्याय नहीं मिलता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का साथ अब युवाओं को मिला है, उससे ये एक बड़े आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, जिससे मोदी सरकार की परेशानी बढ़ना तय है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब सियासी मोड़ ले चुका है, जिससे सरकार टेंशन में आ गई है। तो वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अभी तक सिर्फ विपक्ष ही बीजेपी को घेर रहा था, लेकिन इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। तो क्या है राम मंदिर दान चोरी से जुड़ा ताजा अपडेट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सियासी रूप ले चुका है। पहले दिन से ही राम मंदिर में चोरी हो रही थी, ये तो सबके सामने आ चुका, लेकिन अब तक इस मामले में ट्रस्ट से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर पुलिस का एक्शन नहीं हुआ। इस बीच राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज इस मामले में सुनवाई हुई, जहां बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई नजर आई। कोर्ट ने मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भी जवाब मांगा। इसके साथ ही यूपी की योगी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी किया गया। इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने की। कोर्ट ने साफ कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हैं। इस मामले में आगे की सुनवाई 20 जुलाई के लिए लिस्ट की जाए और स्टेटस रिपोर्ट में एसआईटी के गठन की जानकारी भी दी जाए। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में अदालत की हर संभव मदद करेगी। बताया जा रहा है कि कोर्ट में मंदिर ट्रस्ट पर भी सवाल उठे हैं, जिसके बाद ट्रस्ट की तरफ से व्यवस्थाओं में बदलाव की तैयारी तेज कर दी गई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही नई टीम को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। धार्मिक कार्यक्रमों से लेकर पार्किंग, प्रसाद वितरण और लॉकर संचालन तक कई समितियों के नेतृत्व में बदलाव होगा। सीओ की नियुक्ति प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है। भले ही बदलाव की बात हो रही हो, लेकिन सवाल अब भी उठ रहे हैं कि राम मंदिर में शुरू से ही लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा और सरकार को भनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हो गया? विपक्ष तो खुलकर कह रहा है कि इस लूट में खुद सरकार का हाथ है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने तो सीधे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम लेकर सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछ लिया कि चढ़ावा चोरी में भागवत को कितना पैसा मिला है। और अब इस मामले में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और बीजेपी सरकारों को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है, उससे बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं धार्मिक विवादों को लेकर भी बड़ी पहल की है। ज्ञानवापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह और संभल मस्जिद विवाद देश के 3 ऐसे संवेदनशील धार्मिक मामले हैं जो लंबे वक्त से अदालतों में कानूनी लड़ाई का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इन विवादों का समाधान बातचीत और आपसी सहमति से तलाशने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए कोर्ट ने बड़ी पहल की है। देखिए ये रिपोर्ट। धार्मिक विवादों को लेकर सालों से जारी कानूनी लड़ाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अब समाधान की दिशा में बड़ी पहल की है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला और संभल का हरिहर मंदिर जामा मस्जिद विवाद, इन तीनों मामलों को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित होने वाली समाधान विशेष लोक अदालत में भेजा गया है। 21 से 23 अगस्त तक चलने वाली इस प्रक्रिया का मकसद अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति के जरिए विवादों का हल तलाशना है। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम पक्षों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने लोक अदालत से पहले सुलह की कोशिशें भी शुरू कर दी है। निचली अदालतों में मध्यस्थता की कोशिशें 21 अप्रैल से ही चल रही है। शेड्यूल के मुताबिक लोक अदालत की कार्रवाई से पहले 14 जुलाई को वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सुलह से पहले सुनवाई होगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में खबरों के मुताबिक 5 जुलाई को मध्यस्थता की पिछली कोशिशें नाकाम हो गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खास लोक अदालत पहल में शामिल किया। जैसा आप जानते हैं कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद का निर्माण प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर किया गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज करते हुए पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देता रहा है। वहीं मथुरा विवाद में हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बने मंदिर को ध्वस्त कर बनाई गई थी, जबकि मस्जिद समिति इन मुकदमों की कानूनी वैधता पर सवाल उठा रही है। संभल में भी शाही जामा मस्जिद को लेकर दावा किया गया कि वहां पहले हरिहर मंदिर मौजूद था। मंदिर के सर्वे के बाद पिछले साल हिंसा भी भड़क गई थी। अब इन संवेदनशील मामलों में सुप्रीम कोर्ट बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता तलाश रहा है। वहीं आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस इन धार्मिक विवादों को लंबे वक्त तक राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं।
धार्मिक विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है, जिसकी चर्चा तेज है। तो बहरहाल बंगाल की सियासत को लेकर भी गर्म है। टीएमसी 2-3 गुटों में बंट गई है, जिसके बाद असली और नकली टीएमसी की लड़ाई भी शुरू हो गई। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है, जिसे फैसला करना है कि असली टीएमसी किसकी है, ममता बनर्जी की या ऋतुव्रत बनर्जी की, और ये फैसला अब कभी भी हो सकता है। इस बीच ममता गुट की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में असली नकली टीएमसी के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। राज्य की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी पर दावा ठोकते हुए बागी गुट के नेता और ऋतुव्रत बनर्जी ने अपने गुट को असली बताया। ऐसे में ये फैसला अब चुनाव आयोग को करना है कि कौन सा गुट असली है और कौन सा नकली। लेकिन चुनाव आयोग के पास अब बिल्कुल समय नहीं है। 14 जुलाई बंगाल की राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। अगर दोनों ही गुटों की तरफ से उम्मीदवार उतारा जाता है, तब चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा? यानी चुनाव आयोग के पास अब 24 घंटे का समय भी नहीं बचा। एक तरफ चुनाव आयोग के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी से सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बागी गुट ने चुनाव आयोग को ये साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं कि वो असली गुट है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने नकली गुट और हमारे असली गुट दोनों को डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए 6 जुलाई की डेडलाइन दी थी। नकली गुट आखिरी मिनट तक कुछ भी जमा नहीं कर पाया। ये सबको बिल्कुल साफ है कि कौन असली और कौन नकली है। कीर्ति आजाद के इस बयान के बाद सनसनी मच गई। हालांकि ऋतुव्रत बनर्जी ने अपने समर्थकों और विधायकों के साथ चुनाव आयोग में टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोका है। ऐसे में फैसला चुनाव आयोग को करना है, लेकिन असली नकली टीएमसी का फैसला करने में चुनाव आयोग कोई खेल कर सकता है। ये दावा भी कीर्ति आजाद ने किया है। उन्होंने कहा, हर कोई चुनाव आयोग की सच्चाई जानता है, वो बस मिलकर साजिश रच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है बंगाल में ममता बनर्जी से बड़ा कोई नेता नहीं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से असली नकली टीएमसी पर क्या फैसला आता है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से फैसला सुनाने में हो रही देरी पर अब सवाल उठने लगे हैं। बंगाल में असली और नकली टीएमसी का विवाद जल्द ही खत्म हो सकता है। चुनाव आयोग कभी भी इस पर फैसला सुना सकता है, लेकिन दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलज को लेकर चल रहा विवाद थमता नहीं दिख रहा। 3 साल तक सेंसर बोर्ड में अटकी रहने के बाद फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, लेकिन 48 घंटे में ही हटा ली गई। सरकार ने इसके प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी है। वहीं बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू के बयान ने इस पूरे विवाद को सियासी रंग दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलज अब सिर्फ सिनेमा का मुद्दा नहीं रही, बल्कि इसे लेकर पंजाब की सियासत भी गर्मा गई है। फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 से अचानक हटा दिए जाने के बाद कलाकारों से लेकर राजनीतिक दलों तक ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे भारतीय दर्शकों की पहुंच से दूर कर दिया गया। विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला किया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे पारदर्शिता और पंजाब की सांस्कृतिक आवाजों की जीत बताया। लेकिन केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान ने विवाद को और हवा दे दी। दरअसल बिट्टू ने दावा किया कि फिल्म को हटाने में ना तो बीजेपी और ना ही केंद्र सरकार की कोई भूमिका है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म पंजाब में उग्रवाद के दौर की एक तरफा तस्वीर पेश करती है। बिट्टू ने दिलजीत दोसांझ और निर्देशक हनी को उग्रवाद के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों पर भी फिल्म बनाने की चुनौती दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। आप नेता अमन अरोड़ा ने सवाल उठाया है कि जब फिल्म हटाने में केंद्र की भूमिका नहीं है, तो फिर दिलजीत को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वटिंग ने दिलजीत का बचाव करते हुए कहा कि पंजाब की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने वाले कलाकार पर बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। दरअसल फिल्म मानव अधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने पंजाब में हजारों अज्ञात शव के अंतिम संस्कार के मामलों की जाँच की थी। फिलहाल फिल्म को हटाने की वजह साफ नहीं है, लेकिन इसे लेकर सवाल और सियासी घमासान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिल्म सतलज को लेकर बीजेपी पर सवाल उठने लगे हैं, तो इधर महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना को लेकर भी बीजेपी कटघरे में खड़ी हो गई है। खबर है कि राज्य व्यापी वेरिफिकेशन के बाद 92 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के नाम योजना से हटा दिए गए हैं। यानी हर 10 में से करीब 4 महिलाएं अब योजना से बाहर हो चुकी हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। साथ ही कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई लाड़की बहन योजना अब एक बार फिर बड़े विवाद में घिर गई है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य व्यापी वेरिफिकेशन के बाद 92 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को योजना से बाहर कर दिया गया। यानी योजना के तहत रजिस्टर हर 10 लाभार्थियों में से करीब 4 के नाम काट दिए गए। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार अब तक सार्वजनिक रूप से करीब 80 लाख लाभार्थियों को हटाने की बात कहती रही थी, लेकिन सामने आए आंकड़े इससे कई ज्यादा बताए जा रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक हटाए गए लाभार्थियों में करीब 62 लाख लोग जरूरी KYC प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, जबकि कई लाभार्थियों को आय सीमा से ज्यादा कमाई, सरकारी नौकरी, दूसरी योजनाओं का लाभ लेने या तय उम्र सीमा से बाहर होने के कारण अयोग्य पाया गया। वहीं करीब 29,000 मामलों में लाभार्थी पुरुष बताए गए। इतना ही नहीं, अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक वेरिफिकेशन में अयोग्य पाए गए लाभार्थियों को भुगतान बंद होने से पहले करीब 14,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे। अब विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि 2024 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक फायदा देने के लिए योजना को जल्दबाजी में लागू किया गया और अब सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ के कारण लाभार्थियों के नाम काट दिए जा रहे हैं। वहीं कैग की रिपोर्ट में सामने आया कि योजना के लिए करीब 29,693 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया था, लेकिन खर्च 33,237 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी मंजूर बजट से करीब 3,541 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए गए। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस योजना में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई और बिना पूरी जांच के लाखों लाभार्थियों तक सरकारी पैसा कैसे पहुंच गया। इन सवालों ने सियासत गरमाती है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं पश्चिम एशिया में भी तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर टूटने के बाद एक बार फिर जंग की आग भड़क उठी है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, तो जवाब में ईरान ने भी कुवैत, यूएई, जॉर्डन और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। तो क्या है ईरान अमेरिका जंग से जुड़ा ताजा अपडेट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की उम्मीद एक बार फिर मिसाइलों और ड्रोन के हमलों के शोर के बीच दबती नजर आ रही है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़े सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं और अब इस जंग की आग ईरान की सीमाओं से निकलकर पश्चिम एशिया के कई देशों तक फैलती दिखाई दे रही है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC का दावा है कि कुवैत के अहमद अल जाबेर एयरबेस पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम और रणनीतिक रडार को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी 5वीं नेवल फ्लीट के मुख्यालय के पास भी हमले किए गए। ईरान का यह भी दावा है कि इन हमलों में अमेरिकी सैन्य ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जबकि कुवैत ने अपनी उत्तरी सीमा की 3 चौकियों को नुकसान पहुंचने और एक तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रोन हमले की पुष्टि की है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की मिसाइल साइटों, ड्रोन फैसिलिटी, सैन्य अड्डों और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी हमले बंदर अब्बास, केशम द्वीप और बुशहर तक किए गए हैं। अब दोनों देश एक दूसरे पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान इसे बंद करने का दावा कर रहा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि होर्मुज अब भी खुला है। ऐसे में दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि ये टकराव यहीं थमेगा या फिर पूरी दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। देश में सबसे ज़्यादा अगर धूमधाम से चुनाव होते हैं तो वो बिहार में होते हैं, चाहे वो नॉर्मल का चुनाव हो या फिर वहाँ का उपचुनाव ही क्यों ना हो। इस बार भी बांकीपुर नाम की एक सीट जहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार जी अपना इस्तीफा देकर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो उनकी सीट खाली हो गई। उसको भरने के लिए फिर से उपचुनाव हो रहा है, जिसमें फिर से वो चर्चा में आ गई सीट, क्योंकि वहाँ पर प्रशांत किशोर उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि प्रशांत किशोर सब जानते हुए भी ये कहते हैं कि चुनाव जो है उसका परिणाम जनता ही देती है, जनता के हाथ में होता है चुनाव का परिणाम। हालांकि वो भूल गए कि आखिर जनता का ठप्पा तो लगता है, लेकिन उस पे दस्तखत और उस पे जीतेगा कौन, इसकी मोहर तो आखिर साहिब ही लगाते हैं, सर ही लगाते हैं। अब देखना यह है कि बांकीपुर में क्या सर ही इस बार मोहर लगाएंगे या फिर इस बार
जनता ही अपना फैसला सुनाएगी, वो ही आएगा। अदरवाइज सर के रहने का फ़ायदा क्या है ना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।